अगर लो रेंजेस हैं और पेरेंट को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कौन सी टाइप का जॉन्डिस है। यहाँ पे अगर आ गया है तो 5 है, ब्रेस्ट तक आया तो 5 to 8 है। सबसे खतरनाक चीज ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। गोल्डन आवर में कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले किया जाता है। बच्चे की जितनी भी चीजें हो गोल्डन आवर्स नहीं, गोल्डन मिनट है, इट्स इन 1 मिनट। अच्छा, एक और चीज जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है वो गुट्टी। इसके लिए एक बहुत बड़ी डिबेट है, वही मिथ वाली डिबेट है कि पंगा नहीं लेना चाहिए। बच्चों को जो मारने वाली प्रैक्टिस है कि वो रो जाएं। मारना नहीं है, ये उल्टा लटका के जो माए जो उस वक्त उस जमाने में करती थी प्रैक्टिस है, जो तो रुलाने का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। Babies are most vulnerable after birth. They can catch some infections or may face some health issues. और ये बात न्यू पेरेंट्स के लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है क्योंकि पेरेंट्स क्लूलेस होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? राइट इन्फॉर्मेशन से अपने आप को इक्विप करना चाहिए सही वक्त पे। और इसी राइट इन्फॉर्मेशन के लिए आज हमने इनवाइट किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ को हमारे स्टूडियो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम साहब। कैसी हैं जी आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज सुबह आप कैसे बखैर हैं? जो है बहुत अच्छी रही बिल्कुल और मौसम भी अच्छा हो गया। बिल्कुल। पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। मैं हूँ पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट बेसिकली, और मेरी जो सब स्पेशलिटीज़ हैं अस्थमा, एलर्जी, न्यूरोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी, और मेरा पीएचडी है पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में। सबसे पहला जो एक सवाल माइंड में आता है वो ये है कि हॉस्पिटल कैसे सेलेक्ट किया जाए। अमंगस्ट सो मैनी हॉस्पिटल्स आप अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हुए कौन सी चीज़ें माइंड में रख सकते हैं? पहले तो स्पेशली द गायनाकोलॉजिस्ट और साथ में जो न्यूनेटोलॉजिस्ट है उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी चाहिए, जो आजकल पेशेंट्स करते हैं। दे गो ऑन गूगल, दे गो ऑन द वेबसाइट्स, वो देखते हैं कि किस डॉक्टर के अच्छे रिव्यूज़ हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। आजकल तो हर चीज़ आपके ऑन फेस है। और कौन ऐसा डॉक्टर है जो एम्पैथेटिक है? ऑफ कोर्स एम्पैथेटिक है, हम्बल कितना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। साथ में फिर हॉस्पिटल पे ऑफ कोर्स हॉस्पिटल की बात आती है। हॉस्पिटल की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर्विसेज, कि आपकी फर्स्ट दरवाजे से लेके आपके लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर तक आपकी सर्विसेज कैसी हैं, डॉक्टर की टीम जो है वो कैसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि डॉक्टर के साथ टीम अगर अच्छी नहीं है तो आप मिस निगलेक्ट हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जैसे बताया कि हॉस्पिटल में इस टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद जब बेबी हैंडओवर किया जाता है पेरेंट्स को तो साथ में एक बड़ा सा वैक्सीनेशन कार्ड भी पकड़ा देते हैं और पेरेंट्स को अगेन कुछ नहीं पता होता कि कौन सी वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ ज़रा इस पे बताइए कि कौन से वैक्सीन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टेस्ट हैं जो फ़ौरन कंसिडर किए जाने चाहिए। पहले तो न्यूनेटल रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद बच्चा हैंड ओवर टू द पेरेंट्स हो गया। उसके बाद एक अगर न्यूनेटोलॉजी सेक्शन से न्यूनेटोलॉजिस्ट ने अगर नहीं देखा है तो उनको ज़रूर एक अच्छा चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि देखिए न्यूनेटोलॉजिस्ट की जो दिमाग है वो स्टाफ का दिमाग नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं टॉप टू बॉटम। आप स्टार्ट करते हैं हेड से, प्रॉपर चेकअप, आप हेड सर्कमफेरेंस लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि इसके यहाँ पे जो फ्रंटली है वो प्रॉपर है कि नहीं है। 2 फ्रंटलीज हैं, एक पोस्टीरियर एक लेटरल है। फिर आइज़ देखते हैं आपके आइज़ की ओपनिंग सही है कि नहीं है, आइज़ की पुतलियाँ सही हैं कि नहीं है। एयर्स चेक करते हैं, नोज़ की चेक करते हैं, फिर माउथ के अंदर उंगली डाल के आप चेक करते हैं कि कोई पैलेट तो नहीं है। ठीक है, फिर आप देखते हैं कोई किसी बच्चे को एक प्री मैच्योर टीथ डेवलप हुआ होता है, वो देख लेते हैं। समटाइम म्यूकोसील होता है, वो देख लेते हैं। अंदर आप चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। फिर आप आते हैं नीचे की तरफ आते हैं तो आप दोनों निपल चेक करते हैं। फिर आप एब्डोमेन पे आते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड चेक करते हैं। लड़की है तो वजाइनल एरिया चेक करते हैं, पॉटी की जगह चेक करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपकी जो बच्चा जब 24 घंटे में इसने यूरिन किया है, वो स्टूल किया है कि नहीं किया, मेकोनियम पास किया है कि नहीं किया। स्टूल नहीं कहते उसको, मेकोनियम कहते हैं, क्योंकि वो कुछ 1-2 दिन तक ब्लैक आता है। अच्छा, आफ्टर 48 आवर्स या 72 आवर्स ब्लैक नहीं आना चाहिए। फिर यूरिन आउटपुट इसने 24 to 48 आवर्स में किया है कि नहीं किया। दिस यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, किसको करेंगी? तो टॉप टू बॉटम एक न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास एक चार्ट होता है कि चेक करना है। फिर इसके रिफ्लेक्सेस चेक करता है, सारे माइलस्टोन चेक करता है, माइलस्टोन्स मोरो चेक करता है, सकिंग चेक करता है, पामर ग्रिप्स चेक करता है। फिर आप किस उठा के स्पाइनल कॉर्ड को चेक करता है, वो मूव कर रही है नहीं कर रही है, किसके पाँव चेक कर लेता है। तो ये सारे माइलस्टोन चेक करना है। फिर आप पूछते हैं कि फैमिलीज़ की हिस्ट्री में पूछ लेते हैं कि आपके ख़ानदानी शादी तो नहीं हुई भी, कॉन्सेजस मैरिज है कि नहीं है, कहीं हेयरिंग डिफेक्ट तो नहीं है। फिर आप बताते हैं, गाइड करते हैं कि
कहीं आपको 3 महीने 6 महीने में हेयरिंग ना मिले तो फ़ौरन आपको दिखाना है, फौरन चेक आइज़ को फ़ौरन 3 महीने तक चेक करते रहना है। फिर आप आ जाते हैं टेम्परेचर कंट्रोल पे। आप बताते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है माँ का, माँ और बच्चे का। फिर इस सीज़न में जिसपे फ्लू हो रहा होता है, इस पे गाइडेंस न्यूनेटोलॉजिस्ट दे सकता है कि आपको अवॉइडेंस ऑफ पब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अवॉइडेंस ही नहीं है, लोग सब हाथ लगा रहे हैं, पता चला है दूसरे बिल्कुल, दिन, हमारे यहाँ तो दूसरे आपको दिन पता है हॉस्पिटल में ट्रेंड है वो बच्चे को दूसरे आके गोद में लिया जा रहा है। बिल्कुल, और दूसरे दिन पता चलता है बच्चा जो है फ्लू के साथ या नमूनिया के साथ प्रेजेंट हो गया विद इन अ वीक। तो ये एक मसला हो जाता है। कई दफ़ा हमारे क्लिनिक में आ रहे होते हैं, शिकायत ये होती है कि फीड नहीं कर रहे हैं। फीड ना करने की वजह या तो इन्फेक्शन है या फिर पेरिफेरल कोल्ड है, हाथ पाँव ठंडे हो गए, क्योंकि हमारे हाथों की उंगलियां और पाँव जो है वो कंट्रोल करते हैं पूरा बॉडी टेम्परेचर। पूरा बॉडी टेम्परेचर। तो उसको प्रॉपर, सी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स पहना के रखें, पाँव में ग्लव्स पहना के रखें। सेकेंडली आप आ जाएं जॉन्डिस, सबसे जॉन्डिस इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली ही माय नीस वाज बोर्न एंड हमें यही मैंने पर्सनली विटनेस किया। मेरे बेटे के टाइम पे तो वो बाद में, काफी बाद में पता चला था कि भाई उसका बढ़ गया है, और अब आपको वही जो फोटोथेरेपी और सनलाइट एंड ऑल होता है, तो इस पे आप प्लीज, क्योंकि इतना कॉमन है जॉन्डिस वाला कि वो बढ़ जाता है तो भी एक इशू है, पता ही नहीं चलता कभी मदर्स को। क्या आप टेक केयर क्या होती है इसकी, आप प्लीज वही बताइएगा। जॉन्डिस जब हम न्यूनेटल चेकअप ही कर रहे होते हैं तभी एक तो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा प्लेथोरिक है, प्लेथोरिक का मतलब बहुत ज़्यादा लाल है, समटाइम्स वो भी जॉन्डिस प्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप्स पे। अगर माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव हो गया तब भी जॉन्डिस हाई जाएगा। अच्छा। माँ अगर ओ पॉजिटिव है, बच्चा ए हो जाए, बी हो जाए या ए बी हो जाए, तब भी जॉन्डिस ऊपर जाएगा। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वैसे ही होता है, लिवर की प्रीमेच्योरिटी की वजह से हुआ और ठीक हो जाएगा। पैथोलॉजिकल में कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी है लिवर में, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन है वो टूट के बहुत ज़्यादा टूट रहा है, हीम अलग हो रहा है, बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है इसमें, ओके। वो भी लिवर से ताल्लुक है। ये तो हो गए जो अर्ली एज में डायग्नोस भी हो जाते हैं, सेटल भी हो जाते हैं। कुछ होते हैं प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, आपको देखना है कि अगर लड़का है तो हमेशा G6PD डेफिशिएंसी देखनी है। लड़की हो लड़का हो, थायराइड जरूर देखना है। हाइपोथायराइड पे जॉन्डिस होता है। हाइपोथायराइड पे बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा वीक क्राई के साथ पैदा होता है, हाई जॉन्डिस के साथ पैदा होता है और कॉन्स्टिपेशन के साथ पैदा होता है। ओके। तीसरी चीज़ हमेशा देखनी है आपको जॉन्डिस के साथ कि अगर बच्चा थायराइड के साथ है और थायराइड हो गया है और जॉन्डिस है, फ़ौरन आपने न्यूनेटोलॉजिस्ट को बता के उसको जो हाइपोथायराइड की मेडिसिन है वो स्टार्ट करनी है। और ये सारी चीजें जो डिटेल्स हैं, ये रेंजेस हैं, फौरन आपका ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता ऑफ कोर्स चलती है। आप पैदाइश के दूसरे दिन कराते हैं थायराइड या फिर 7 डेज पे कराते हैं, ओके। तो आपके माँ के जो एंजाइम्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ होती है वो डिहाइड्रेटेड जॉन्डिस होता है, जिसको कहते हैं मदर फीड जॉन्डिस। या तो बच्चा ले नहीं रहा या माँ का प्रॉपर फीड आ नहीं रहा। तो इसमें माँ को हम बताते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी और फ्लो का तरीका कि कौन कौन सी वजह से बच्चा फीड नहीं ले रहा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर लो रेंजेस हैं और पेरेंट को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कौन सी टाइप का जॉन्डिस है, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए और थोड़ा 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 येलो येलो फील हो रहा है, और फील हो रहा है कि थोड़ा बहुत है, तो व्हाट इज लाइक कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दैट? क्या फौरन से क्या कर सकते हैं कि उसको डाउन पे ले आए? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप न्यूनेटोलॉजी के चेकअप पे जाते हैं न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास, तो न्यूनेटोलॉजिस्ट ज़रूर बताता है कि अगर 3 to 7 डेज में ये आ रहा है तो ये आपको 4 टेस्ट कराना है। एक तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट्स, उसमें प्लेटलेट्स देखने होते हैं, हेमोग्लोबिन देखना होता है कि बहुत ज़्यादा प्लेथोरिक तो नहीं है, हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। सेकेंड बिलिरुबिन, थर्ड इज थायराइड, फोर्थ इज ब्लड ग्रुप। ओके। ब्लड ग्रुप क्यों, मैंने आपको बताया, हाँ, माँ का और ब्लड बेटे ग्रुप का, बच्चे और का। बच्चे का ब्लड ग्रुप। नेगेटिव पॉजिटिव का तो उसी वक्त पता चलता है, क्योंकि हम कॉर्ड ब्लड सेव करते हैं, उसी से पता चलता है। माँ को फिर RHD जो फैक्टर्स हैं वो भी लगाने पड़ते हैं। तो ये सारा फैक्टर है। साथ में जब जॉन्डिस, वैसे ही अगर नॉर्मली हम एक पेरेंट्स को वैसे सिखा देते हैं कि टेस्ट के पहले अगर कुछ चेक करना हो, तो जैसे यहाँ पे अगर आ गया है तो ये 5 है, ब्रेस्ट तक आया तो 5 to 8 है, या पेट पे आया तो 8 to 10 15 तक है, फिर 15 to 20 यहाँ के रेंज है, फिर पाम तक अगर आ गया, नीचे फुट तक पाम तक आ गया तो 25 तक पहुँच गया। तो ये अब फिर बच्चा बहुत लेथार्जिक हो जाता है, सुस्त हो जाता है, फीड नहीं लेता, फिट्स पड़ने के चांसेस होते हैं। सबसे खतरनाक चीज़, अगर 20 से ऊपर चला गया है और अगर उसको सीरियस नहीं लिया तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सेरेब्रल पैल्सी उसी में ही सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, सही। सो या that needs immediate action in ऑफ that कोर्स scenario, जॉन्डिस को right? कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हल्का लिया जाता है
उसमें लोग सबसे ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि हम घर पे ट्रीटमेंट कर लेंगे, हाँ, झड़वा लेंगे। झड़वा ले। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल मिथ्स एंड मिसपरसेप्शंस। ट्रीटमेंट इज़ ट्रीटमेंट। समटाइम्स बच्चों को एडमिट करना पड़ता है फोटोथेरेपीज़ के लिए, डिपेंड करता है उसकी रेंजेस क्या हैं। समटाइम्स अगर बच्चा 15 की रेंज में आया है या 13 की रेंज में आया है और बच्चा वीक क्राई के साथ नहीं है, एक्टिव है, तो आप सिंगल फोटोथेरेपी राइट रूम में भी दे सकते हैं विद आईवी फ्लूइड्स और आप उसको 1-2 राइट। दिन में ठीक कर सकते हैं। अगर समटाइम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 22 के साथ आया है, 25 के साथ आया है, तो ब्लड एक्सचेंज इस पॉसिबिलिटी के बने। थर्डली आपका आता है डबल फोटोथेरेपी, ट्रिपल फोटोथेरेपीज़। ये या तो कभी-कभी अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं निक्यूज़, जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर्स हैं, उसमें एडमिट करा के प्रॉपर तरीके से इसको प्रॉपर करें, क्योंकि इसमें ओके। बीच में अगर खुदा ना खास्ता फिट्स पड़ते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो फोटोथेरेपी की आपने बात की, लाइट की बात की कि हम कॉट पे लगा दें, एक जो चीज़ सुनने में आ रही थी कि धूप में बिठा दें बच्चे को, लेके बैठ जाएँ, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? धूप हाउ बेनिफिशियल इट? ऑब्वियसली सनलाइट के बेनिफिट्स तो हमें पता है, बट जॉन्डिस से पर्टिकुलर रिलेटेड क्या? देखिए, अगर साइंस में देखा जाए तो इज़ नो यूज़। ओके, साइंस सिर्फ धूप के लिए एक ही तरीके से काम करती है, दैट इज़ ओनली टू कन्वर्ट विटामिन डी, ओके, और कुछ नहीं। ऑलराइट। वो भी जब 11 to 1, जब 290 नैनोमीटर से 360 नैनोमीटर्स तक रेज़ जाती हैं, तब आपकी बॉडी में वो सनलाइट काम करती है, वो रेज़ काम करते हैं। हुँ, लोग कहते हैं सुबह 6 बजे की धूप दे दें, 8 बजे की धूप दे दें, इट्स नो यूज़। ओके। अगर धूप देनी भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सन एक रेज़ कुदरत बनाया है है, बस। 7 रेज़ हैं, 7 रेनबोज़ हैं, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर काम करता होगा, बिल्कुल, इसलिए पुराने वक़्त के लोगों ने काम किया। साइंस डज़न्ट टेल दिस। हुँ, सिर्फ ये मिथ्स हैं कि काम करती हैं, या राइट। समटाइम्स डिड नॉट वर्क। समटाइम्स धूप में रखते-रखते भी जॉन्डिस कहाँ पहुँच जाता है। दैट वाज आल्सो वेरी इंसाइटफुल और बहुत कुछ जॉन्डिस के बारे में पता चल गया जो पहले मुझे भी पता नहीं था। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेली बटन पे क्लिप अटैच्ड होता है न्यूबॉर्न बेबीज का, उसका क्या मकसद होता है? उसे कैसे रिमूव किया जाता है? क्या उससे भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? बेसिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, हम्म, वो कहाँ लगी हुई होती है? वो माँ की प्लेसेंटा में अंदर अटैच्ड होती है, राइट। जिससे न्यूट्रिशन सारा जाता है बच्चे के अंदर। हम्म, वो जब पैदा होता है तो उसको कट कर दिया कट जाता है, कर वहीं जाए। सप्लाई क्लोज़ हो जाती है। माँ का वहाँ से काट देते हैं, बच्चे का यहाँ से हम्म, काट के उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो ब्लीड कर सकता है। उसका बड़ा एक फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा ये है कि जब हमें यूवी लाइन पास करनी होती है, जॉन्डिस की जो मैंने आपको जॉन्डिस की बात पे आ जाऊँ, कुछ जॉन्डिस उसको डैमेज भी नहीं करना होता, उसको बड़ा ख़्याल से बंद करना होता है, ख्याल से करना। क्योंकि उसी से ही बाद में अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हमें ब्लड एक्सचेंज करना है, तो हम्म, हमारे पास यूवी लाइन ही है जिससे हम ब्लड एक्सचेंज करते हैं। ओ, वहाँ पे 2 यूवी हैं और 1 आर्टरी है, तो उसका ऑलराइट। ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो ब्लीड बहुत जल्दी करता है, तो उसको कॉट को क्लैंप करना बहुत अच्छा है। सही। बहुत अच्छा होना चाहिए और अच्छे क्लैंप्स होने चाहिए। हम्म, फिर उससे ही इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा। उसको क्लीन बहुत करना है डेली बेसिस पे अल्कोहलिक स्वैब से। ओके। समटाइम्स उसमें अगर कोई पस आ रहा है या अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो जेल्स आती हैं कुछ, हम्म, वो आपको जेल इस्तेमाल करनी है। बट हाइजीन मेंटेन करना वहाँ ज़रूरी है, बहुत क्योंकि वहाँ ज़रूरी पे है। 2 वेन्स और 1 आर्टरी है, जिसको क्लीन हाइजीन को रखना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। एक और चीज़ मैं पढ़ रही थी कि कॉर्ड जो गोल्डन आवर में कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले किया जाता है बच्चे की पैदाइश पे। तो इज़ इट अ राइट प्रैक्टिस अगेन? बच्चे की जितनी भी चीज़ें हैं वो गोल्डन आवर्स नहीं, गोल्डन मिनट है। इट्स मिनट इन है, 1 ओके, मिनट, 60 ऑलराइट, सेकंड्स। 60 सेकंड में बच्चे के सारे काम हो गए, इट शुड बी ऑन द रेसिडिटेशन ट्रॉली। फॉर पूरा प्रॉपर चेकअप। न्यूनेटल रेसिडिटेशन होके बच्चे को रुला के 30 सेकंड्स टू 60 सेकंड्स इज़ द टाइम। उसमें ओके, सब कुछ करके आपको बच्चे को फ्रेश अप कर देना है। ओके, टोटल आपके पास मिनट ही 1 सो है। क्रूशियल या तो क्रूशियल मिनट जो है ना, वो मैंने आपको 1 बताया, मिनट है। न्यूनेटल टीम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सब मिथ्स हैं या नई-नई चीज़ें हैं, खुद लोग अपने आप से प्रिज़्यूम कर रहे होते हैं। राइट। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा जब लेबर रूम में होता है, गायनेकोलॉजिस्ट की सब जो है ना, उस वक़्त भी काँपे जो है, जो टाँगें हैं कँप-कँपा रही होती हैं, और उस वक़्त यही होता है कि बस बच्चा रो जाए। हुँ, तो उस वक़्त क्राई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर टू थिंक ऑफ इट कि वो कैंप लेट करना है, हाँ, जल्दी करना है, या मतलब जो भी एक्स-वाई-ज़ेड जो बच्चे को लोग, रुलाना है सबसे बच्चे को पहले। रुलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज़ थीम के वो टॉप जो प्रायोरिटी। मिनट है, हुँ। वो टॉप प्रायोरिटी है, दैट्स इट। ये जो आपने एक बात की है, बच्चे को रुलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपने ये भी कहा कि बच्चों को जो मारने वाली प्रैक्टिस है कि वो रो जाएँ, तो अगर मारते नहीं हैं और बच्चा नहीं रो रहा तो व्हाट इज़, ये मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, न्यूनेटल रेसिडिटेशन में 2-3 चीज़ें हैं। अबगार है, बेसिकली अबगार को चेक करते हैं। हुँ, अपीयरेंस है, रेस्पिरेटरी है, ग्रिम्स है, रेस्पिरेशन है, हुँ, और सेंसिटिविटी है।
तो आप बच्चे को थोड़ा सा पीछे से सहलाते हैं, ओके लाइट सा। वैसे तो बच्चा जब पैदा होता है तो हल्का सा हम सहलाते हैं तो ही बच्चा रो जाता है। अगर नहीं रोता तो पूरा प्रोसेस पे आ जाता है कि करना क्या है। तो आपको ग्रिम्स करके देखना है, नाक के अंदर जब आप नैंजी डालते हैं तो बच्चा रो जाता है। आप बच्चे को जब फ्लिकरिंग करते हैं फीट पे तब बच्चा रो जाता है। कान पे फ्लिकरिंग करते हैं तो बच्चा रो जाता है। मारना नहीं है, ये उल्टा लटका के जो माएँ जो उस वक्त उस ज़माने में करती थी प्रैक्टिस, जो मैंने भी वीडियोस देखी है, मैं तो उस ज़माने में था नहीं, लेकिन जब से हमने न्यू रिसर्चेशन पे गए हैं तो रुलाने का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। बच्चा रोता ही है। जो बच्चा नहीं रोता विद इन दिस मिनट सेकेंड्स की बात करते हैं आप, तो उसको आप एम्बोट टेक्निक पे, क्रिम्स टेक्निक पे, उसी पे ही लेके जाते हैं उसको। आपको उस वक्त ही उस सेकंड्स में ही आपको उसको पूरा मैनेज करना है। ओके डॉक्टर साहब, एक जो चीज़ बच्चों में कभी-कभी देखने को मिली है वो है स्वॉलन ब्रेस्ट होते हैं कुछ बच्चों के, और अगेन वही एक्सपेरिमेंटल बच्चे हो जाते हैं, वो मसाज जो मालिश वालियों के हाथ के, और फिर उनके साथ बेचारों के साथ जुल्म हो जाता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये क्यों होता है और उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द मसाज एंड डूइंग द रॉन्ग टेक्निक्स। बेसिकली होता क्या है कि कुछ जब माएँ बच्चा पैदा करती हैं तो उनके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो निकल रहे होते हैं। स्पेशली लड़कियों के थोड़े से ब्रेस्ट थोड़े से बाहर होते हैं, उसमें लोग समझते हैं जैसे विच मिल्क, अच्छा। मतलब ऐसे ही। तो हम कभी कभी कहते हैं कि इसको तो कभी नहीं छूना, हाँ। क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। राइट। उसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें से दूध निकालने की ज़रूरत है। वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद स्वेलिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी, खुद ब खुद जब ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यही प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की वजह से लड़कियां जब होती हैं तो उनको 7 डेज़ के अंदर अंदर वाइट ब्लीडिंग भी होती है या रेड ब्लीडिंग भी होती है। जो नौमौलूद बच्चियाँ हैं छोटी, 1 दिन से लेकर 7 दिन की, वो भी उसी वजह से होती हैं। उस पर भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये अचानक जो है रेड ब्लड कहाँ से आ गया, या वाइट म्यूकस क्यों बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो लड़की है। तो उसमें भी यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एन रिफ्लक्स of the hormones, and it gets okay with the time. It's okay with the breast and the vaginal discharge. और वो खुद ब खुद ठीक वो हो खुद ब जाता खुद ठीक हो जाता है, उस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही। बट ऑफ कोर्स गेट एन ओपिनियन। मुझे ये बताएं कि नमोनिया और कफ जो बच्चों को स्टार्ट होती हैं, चेस्ट कंजेशन, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चा किस सीज़न में बॉर्न हुआ है, लेकिन नमोनिया एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमनली देखी गई है और वो बहुत एस्केलेट भी बड़ा जल्दी करता है। तो ये इसमें क्या जो है पेरेंट्स कंसिडरेशन में ले सकते हैं, कौन से सिम्टम्स हैं और क्या अगेन कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए पेरेंट्स का? आजकल these days since November till now, this is a upper season. respiratory tract infections, bronchiolitis, bronchitis, croup, pneumonias, viral pneumonias, bacterial pneumonias, all in the town. अब मेरी भी आवाज़ सुन रही Pneumonia and मेरी भी diarrhea, आवाज़ yeah. सुन रही होंगी इस टाउन। मैं इस सीज़न में, कोविड के पूरे सीज़न में सिर्फ कोविड हुआ, कुछ बीमार नहीं हुआ। इस पूरे सीज़न में 2 दफ़ा बीमार हो चुका हूँ, क्योंकि ऑल ओवर द टाउन इट्स सीरियस किस्म का इन्फेक्शन। और जब वो चीज़ बच्चों को होती है तो फिर वो और ज़्यादा मुश्किल हो न्यू जाता है। बॉर्न से लेके अडल्ट तक, एडोलेसेंस तक ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन तो अडल्ट को भी बहुत सारा ये कंजेशन हो रहा है आजकल। तो न्यूनेटोलॉजी में जो कंजेशन होता है इट्स वेरी डेंजरस। समटाइम्स एक बच्चे आते हैं जिसको चोकिंग हो रही होती है ड्यू टू बिकॉज ऑफ म्यूकस। इसमें हम कहते हैं न्यूबलाइज कराओ। अब तो पहले एक ज़माने में जब मैंने नया प्रैक्टिस करता था, तो जब मैं सिंगापुर से ट्रेनिंग लेके आया इंटेंसिव केयर की, तो 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, न्यूबलाइज किसी को बोलो ना तो कहते थे पागल डॉक्टर है, भाग जाते अब थे। तो घर-घर में अब तो एवरीबडी थिंक ऑफ इट। कुछ मेरे पेशेंट्स बहुत पढ़े लिखे अच्छे हैं, उनको मैं समझा देता हूँ कि सक्शन करने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वो समझ गए। समटाइम्स वी यूज़ स्टेरॉइड्स, तो उस पर सवाल कम हो गए हैं। समटाइम्स वी यूज़ एंटीवायरल्स, उस पर सवाल कम हो गए। एंटीबायोटिक खुद ले लेते, ये हमारे यहाँ का ट्रेंड है। लेकिन जो डॉक्टर लिख के देता है, I need to hide my face. तो एंटीबायोटिक, ये चीज़ें में इंसान भाग रहा होता है, और एंटीबायोटिक तो जाके उठाता है, वो मैट्रिक पास जो फार्मासिस्ट होता है उससे ही उठा लेता है। बट इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी है कि समटाइम्स जब बच्चा चोक कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, नमोनिया की शक्ल इख्तियार करता है, एवरी टाइम गो टू अ प्रॉपर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट और न्यूनेटोलॉजिस्ट जो आपको प्रॉपर एग्जामिन करें। डोंट गो फॉर जनरल फिजिशियंस। जनरल फिजिशियंस को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो काम ख़राब कर देते हैं, क्योंकि और ये ऐसी चीज़ है जिसमें इमीडिएट they ट्रीटमेंट know बहुत how to ज़रूरी है। treat adults, they don't know how to treat pediatrics or neonatology.
न्यूनेटोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि जब अगर बच्चा यहाँ चोक कर रहा है, या तो एडमिशन पे बनेगा, देखिए अगर सांस की रफ्तार यहाँ से तेज़ हो रही है, या ये पसलियाँ चल रही हैं, या यहाँ ज़्यादा हो रहा है, बच्चा एग्जॉस्ट हो रहा है, नेज़ल फ्लेयरिंग हो रही है, तो या तो ये एडमिशन हो, या फिर इमरजेंसी में भी अगर काम करा रहे हैं, सक्शन को हाईलाइट करना वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्यूब होती है जिससे हम डाल के वो आप जो प्लग है वो निकाल देते हैं। मैं लोगों को समझाता भी हूँ कि हम क्यों करते हैं। अगर मुझे और आपको अगर बलगम फंसता है, चाहे छोटा सा पॉइंट भी हो, हमें इतनी मुश्किल हम आती पूरा है, बलगम जब तक निकालते नहीं है, सुकून भी नहीं आता। सुकून नहीं आता। बलगम के अलग 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 इसके वो हैं, वेरियस टाइप्स है। टाइप्स हैं। एक है वाइट कलर का, एक है ग्रीन हो जाता है, वो च्युइंगम बन जाता है, एक पत्थर की तरह होता है, एक बिल्कुल ही हार्ड रॉक बन जाता है। तो अलग अलग किस्म के और वो बलगम बच्चे है। के साथ बच्चे के जब यहाँ आके फंसता है तो वी नीड अ सक्शंस, और सक्शन ही ट्रीटमेंट है। या प्रॉपर न्यूबलाइजेशन विद ऑक्सीजन, प्रॉपर सक्शंस। लोग सक्शन सुन के भाग जाते हैं। हाँ, नो घबरा डाउट जाएंगे। 5-10 साल बाद नहीं भागेंगे, बट दिस इज द हाईलाइट टाइम टू टीच टू tell द people, yeah. पीपल कि अगर डॉक्टर ने कहा है सक्शन कराने के लिए तो गो फॉर इट, करवा लें। डोंट रन, उससे डरो नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आपका बच्चा एडमिट होगा तो यही ट्रीटमेंट पे ये जाएगा। treatment होगा। स्टीम कराएंगे, अगर इंटेंसिव केयर में एडमिट होगा तो न्यूबलाइज कराएंगे, स्टीम कराएंगे, सक्शन करेंगे। Right. बाकी मेडिसिन वर्क 30%। और आप अगर आपका बच्चा ऑलरेडी इम्यून उसकी वीक है या वो थोड़ा सा कमजोर है तो वो तो और अब अवॉइड कई करना दफ़ा चाहिए। वही इम्यूनिटी वीक है तो क्यों वीक है, या तो यूट्रस से लेके पैदा हुआ है ऐसा, या तो 1000 डेज ऑफ लाइफ आपने सही गुजारे नहीं है, या फिर आपके बच्चे के अंदर विटामिन डी की शदीद कमी है, या प्रोबायोटिक्स की कमी है, या हीमोग्लोबिन की शदीद कमी है, उसके साथ विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये सारे अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कम होंगे तो नो डाउट आपका बच्चा इम्यूनिटी वीक से Weak साथ पैदा होगा भी होगा और बार बार बीमार भी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने ये 1000 डेज ऑफ लाइफ की बात की, मैंने ये पहली बार सुना है। सो आई वुड लाइक अ लिटिल मोर ब्रीफ ऑन दिस कि कौन किसके 1000 दिन। 1000 days of life is micro and macronutrient deficiencies of a mother. ऑलराइट। 1000 days का मतलब होता है माँ की एक दिन की प्रेगनेंसी से लेके 2 साल तक का बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता, वो माँ के दूध पे ही होता है, क्योंकि एक तो सुन्नत है, राइट। तो माँ के दूध पे ही रखना होता है। लेकिन हम किस किस की बात करते हैं, एक तो जब एक दिन का बच्चा माँ के पेट में है तो 2 लोग हुए, माँ और बच्चा। राइट। फिर जब बच्चा बाहर आया 9 महीने पे, तो फिर बच्चा जो बाहर आया, माँ, और नेक्स्ट यूट्रस की प्रिपरेशन कि यूट्रस इतनी स्ट्रांग हो कि आगे अगर बच्चा गैप के साथ 4 साल बाद पैदा होता है तो शुड बी वेरी हेल्दी, निक्यू केयर से बच जाए और अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा हो। समटाइम्स माँ की जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से आजकल आपने देखा होगा बच्चे जो हैं IUGR पैदा होते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनके वजन बहुत कम होता है। 9 महीने में नहीं, 7 महीने में, 7.5 महीने, 8 महीने में ऑपरेशन हो जाता है। पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। एक तो ये है कि इनके अंदर पावर्स नहीं है। पुराने वक्तों की जो औरतें थी, पावर्स बहुत हैं। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मुझे इसका एहसास भी है कि न्यूट्रिशन की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से समटाइम्स बच्चा जब पैदा होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से आपको सेरेब्रल पैल्सी की तरफ मिल रहा होता है। आपको लगता है कि सेरेब्रल पैल्सी है या माइलस्टोन डिलेड है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल होता है। सिर्फ आप एक जंप अच्छा सा विटामिन का देते हैं और बच्चा सही ग्रो होना शुरू हो जाता है। ऐसे माएँ, बच्चा अंदर पलेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या चाहिए उसको, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, विटामिन चाहिए। तो जब विटामिन अच्छे मिलेंगे, अच्छी ग़िज़ा मिलेगी, अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी, तो बच्चा भी और माँ भी अच्छी प्रिपेयर करेगा। जब बच्चा बाहर आएगा तो फीड अच्छा मिलेगा। रॉन्ग कॉन्सेप्ट, माँ को दूध नहीं आता, ऐसा नहीं है। वरना तो हर जानवर भी कहना शुरू कर दे, बकरी है, गाय है, शेर है, जितनी भी माएँ दूध पिलाती हैं जानवरों की भी, वो भी कल कहना शुरू कर देंगे हमें दूध नहीं आता। दिस इज़ अ मिसपरसेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जंक फूड पे हमारा बहुत सारा मदार हो गया। अब पेरेंट्स भी ऐसे ही हों, बच्चे भी ऐसे ही हों, तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आ जाती है। तो वी आर डूइंग अ बेस्ट कि हम ये जो 1000 डेज ऑफ लाइफ हमने बहुत पहुँचाया लोगों तक। हमने जनरल फिजिशियंस को सिखाया, पेरेंट्स को गाइड किया, छोटी छोटी माँओं तक ये बात पहुँचाई।
तो इससे बहुत बड़ी अवेयरनेस हुई, बिल्कुल, एंड इट जैसे नीड्स मैसिव ऑफ कोर्स, अवेयरनेस। और इससे थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें पहुंचेंगी इंशाल्लाह, कि 1000 डेज की इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमने इम्पोर्टेंस बताया क्या उसकी है, बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत है इंडीड, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, एक कोई प्रोसेस ये तो नहीं है कि बच्चा पैदा किया एंड दैट्स इट। कोई अंदर बच्चा बड़ा नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहें, हम्म, आपका चाहना बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है, और अपना बीमारियों से ख्याल बचने का रखना। एक ही ज़रिया है, वो है आपके न्यूट्रिशन और प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स। अब लोग दही खाते नहीं हैं, दही आप देखें प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का सबसे बड़ा ज़रिया है। अब योगर्ट रोज़ खाना चाहिए, लोग भाग जाते हैं। रोज़ केला खाना चाहिए, उसमें हाई पोटाशियम हाई न्यूट्रिएंट्स हैं। रोज़ चिया We सीड्स have लेने simple चाहिए, solutions, yet we go रोज़ चिया सीड्स लेने चाहिए, हम लेते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है चिया सीड्स में कितने मिनरल्स हैं, भर भर के मिनरल्स हैं। हम पपीते से भाग जाते हैं, पपीते में लाइन से देखें तो मिनरल्स ही मिनरल्स हैं। हम कॉर्न से भाग जाते हैं, कॉर्न में मिनरल्स ही मिनरल्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भाग जाते हैं, लेते नहीं हैं, और फिर वो उन्हीं में ही चीज़ें eventually it मिलती हैं। leads to such तो problems. न्यूट्रिशनिस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन चीज़ों को ग्रो अप करने में। जो 1000 डेज पे आपने इतनी हमें इंसाइट दी, एक चीज़ जो हमने कॉमनली देखी है, डिबेट जिस पे आप कह रहे हैं कि पंगा नहीं लेना चाहिए, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे होती हैं बीच में किसी किसी फैमिलीज में लड़ाइयाँ बच्चे को पानी देने पे, कि बच्चे को पानी दे देना चाहिए, कोई इशू नहीं है, या बच्चे का खाना पीना या वीनिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए 4th मंथ से ही, फीडिंग पीरियड के भाई आप कुछ ना कुछ खिलाना शुरू करें। तो आज आप थोड़ा सा इस पे गाइड कर दें कि व्हाट इज़ द राइट मंथ टू स्टार्ट दिस फीडिंग, और पानी का क्या सीन है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पहले तो बिनेश आप बताएं, हमारी बॉडी में पानी कितना है? 3/4 हिस्सा। या दुनिया में पानी कितना? या 3/4 हिस्सा। हाँ 3/4। माँ के दूध में पानी कितना होगा? 3/4 हिस्सा। 1/4 हिस्सा ही न्यूट्रिशन होगा, बाकी पानी होगा। तो पानी की रिक्वायरमेंट तो आप पूरी वैसे ही कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें इत्तेफाक से माँ के दूध पे नहीं है, बच्चा टॉप फीड पे, पाउडर कितना मिलाती है? 2 चम्मच। ज़्यादा पानी होता है उसमें। ज़्यादा पानी होता है, तो पानी तो वैसे ही दे रही है। हम्म, तो अलग से पानी इसलिए नहीं देते हैं कि अगर बच्चा पानी से पेट भर लेगा तो फीड पे नहीं आएगा। फीड पे नहीं तो ये एक कॉन्सेप्ट हम साइंस में, रॉन्ग कॉन्सेप्ट वहाँ पे हैं। राइट, ये तो हो गई पानी की बात। सही है। तो 4 महीने सीन पे यही आप खाता मैं नहीं देना। तो 4 महीने पे आप पानी स्टार्ट कर सकती हैं, हम्म, बट विथ सीइंग दैट कि फीड कितना ले रहा है। फीड कितना है? फीड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि बच्चा न्यूट्रिशन पूरी ले रहा है फीड से, पानी भी उसी से ले रहा है। आ जाए खाने पे, खाना 4 महीने पे क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए? मैंने आपको पहले ही शुरू में एक न्यूनेटोलॉजी का प्रोटोकॉल बताया कि बच्चा जब न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास जाता है तो माइलस्टोन चेक करते हैं। माइलस्टोन ये होता है कि वक्तन वक्तन चीज़ें, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम चेक करते हैं सकिंग रिफ्लक्स, मोरो रिफ्लक्स चेक करते हैं। इसी तरह सकिंग हैबिट भी जिस तरह आती है फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे आ जाती है, ऐसी च्यूइंग हैबिट आती है 6 मंथ्स पे। तो समटाइम्स बच्चा जब 4th मंथ पे आप खाना देते हैं तो इनहेल कर लेता है। तो समटाइम्स हम बहुत दफ़ा ये मना करते हैं कि आपको च्यूइंग हैबिट डेवलप जब ही नहीं हुई तक है। च्यूइंग हैबिट डेवलप ही नहीं हुई है, उसको पता ही नहीं है च्यूइंग होती क्या है, तो आप 4 महीने पे दे के नुकसान करेंगे, फ़ायदा नहीं देंगे। समटाइम्स हैवी डाइट देने से या कुछ चीज़ ऐसी देने से वो आपके डाइट जो है वो जीआई सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो आप जहाँ अच्छा कर रहे होते हैं वहीं बुरा हो जाता है। 6 मंथ्स तक कंप्लीट ब्रेस्ट फीड इज़ अलाउड इट फ्रॉम यूनिसेफ, WHO, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की एक ही रूल ऑफ थंब है। उसके मैंने बता दिया कि क्यों नहीं देना। सब डिपेंड्स ऑन माइलस्टोन्स। थैंक यू, ये एक आपने जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर किया है। दूसरा मैं एक इसके साथ ही हेल्प कर दूं कि अगर 6 मंथ पर आप जब डाइट शुरू करते हैं तो आपको 85% मैच डाइट, डू नॉट प्रोसेस्ड। अब कुछ माएँ बड़ी फिनिकी होती हैं कि हमने तो दूध ही पिलाया, हम इसको हर चीज़ को प्रोसेस करके पिलाएंगे, खिलाएंगे नहीं, तो च्यूइंग हैबिट आएगी नहीं। तो बच्चा जब 2 साल तक भी पहुंचता, माँ कहती है डायरेक्ट उतार लेता है, या फिर कफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो स्टार्ट ही नहीं किया, उसको च्यूइंग पता ही नहीं है। तो उसको च्यूइंग कराने के लिए आपको चम्मच से मैच करना है 85%, फिर वक्तन 85 फॉर्म में नहीं देना, 85 से 75 65 55 45 इस तरह करते करते एज वाइज इसकी प्रॉपर हैबिट आ जाएगी। सेकेंडली, जितना वेट इतने आउंसेस के हिसाब से आपको स्पून बना के खिलाना है इसको। तो 85% मैच, जितना वेट इतने आउंसेस इन केजी इन आउंसेस।
केजी में Thank you. वेट और आउंसेस में फूड। दैट्स अ वेरी बिग इन्फॉर्मेशन कि आप जब देंगे ही नहीं तो वो डेवलप नहीं होगी, और डेवलप कराने के लिए सही तरीका भी आपने बताया। थैंक यू। कमिंग बैक टू आवर वैक्सीन्स, जो हमने शुरू में बात की थी कि पोलियो, एमएमआर, चिकन पॉक्स, इतनी सारी वैक्सीन्स की लिस्ट होती है। स्पेशली पोलियो जो है वो 5 ईयर्स तक कंटिन्यू होता है, तो इस पर थोड़ी सी आप इंसाइट दे दें कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और पोलियो की जो टीम्स हमारे घर पे आ रही होती हैं, अक्सर मैंने भी देखा अपनी कम्युनिटी पे कंसर्न आ रहा होता है क्रेडिबिलिटी इश्यूज, कि हम कैसे रिलाय कर लें कि ये लेजिट ऑथेंटिक टीम है और हम दे दें अपने बच्चे को। ऑब्वियसली पेरेंट्स आर कंसर्न कि एक ड्रॉप ही सही, लेकिन जा तो हमारे बच्चे के पेट में रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स देखिए वैक्सीन्स की इम्पोर्टेंस इतनी है कि दुनिया में सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी बीमारियां या थी उन्होंने फिनिश की, इवन दो कि हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों ने भी ख़त्म किए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया रह गया था, उसमें भी सिर्फ पाकिस्तान में इस साल 13 केसेस आए हैं पोलियो के। ओके। बाकी किसी मुल्क में नहीं आए। पूरे पाकिस्तान में इतना काम हो रहा है पोलियो के लिए, बट नोबडी केयर्स। हमारे जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं अभी भी पोलियो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। 13 केसेस से 1300 केसेस बनने के चांसेस हो जाते हैं। ओह। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स। आप जब टीम आती है उनकी इज़्ज़त करें, उतनी मुश्किल से आ रहे होते हैं, इतना पैसा लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, बाहर की कंपनीज पैसा लगा रही हैं। लोगों का मिसकंसेप्शन जो भी है वो गलत कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट वैसे ही लोगों का है कि वैक्सीन से नुकसान होता है। वैक्सीन से नुकसान होता तो बाहर के जितने भी लोग हैं वेस्टर्न मुल्क में, इन्होंने बीमारियां सारी ख़त्म की हैं, अभी तक हमने ख़त्म नहीं कर सके। अभी भी हमारे यहाँ मीज़ल्स का आउटब्रेक हो जाता है, चिकन पॉक्स का आउटब्रेक हो जाता है, टाइफॉइड आउटब्रेक हो जाता है, यस। हेपेटाइटिस ए आउटब्रेक हो जाता है, फ्लू शॉट्स हम नहीं लगाते हैं, उसका आउटब्रेक हो जाता है। क्यों? अनएजुकेशन। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे जाहिल हैं, अगर हम अनपढ़ हैं तो भी हम जाहिल हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे अंदर, बहुत सारे इश्यूज़ ये हैं कि हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझना चाहते। अगर 10 लोग लगा रहे हैं, एक नहीं लगा रहा, एक से अगर कोई बीमारी फैलेगी तो एपिडेमिक करा देगी। अगर आपने वैक्सीन लगा भी लिया है तो आपका बच्चा उस सीरियस मर्स में चला जाएगा, उस जो बंदा है जिसकी वैक्सीन नहीं लगाई है, क्योंकि वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करता है 65%, बट आप उस एरिया में चले जाएंगे तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसकी इम्पोर्टेंस है, तो वैक्सीन लोगों को लगाना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको समझना चाहिए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस बीमारी के लिए हम लगा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो बॉयज़ की बर्थ पे सर्कमसिशन का प्रोसीजर होता है, उसका क्या सही टाइम है? क्या कंसिडर करनी चाहिए चीज़ें जब आप किसी के पास लेके जा रहे हो उस प्रोसेस के लिए? इस पे थोड़ा-सा आप हाइलाइट कर दें। हाँ, बड़ा अच्छा टॉपिक है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड जो मौजूद है मेरे, वो कुछ 8500 सरकम तो मैं कर चुका हूँ ओके। इन दैट्स अ बिटवीन ह्यूज 15 रिकॉर्ड। ईयर्स ऑफ लाइफ में। मेरी जो पीडियाट्रिक की लाइफ है, 8500 तो मेरे पास लिस्टेड है, वाओ। तो वो तो है। सर्कमसिजन 24 आवर्स से लेके डिपेंड करता है कि क्या साइजेज़ हैं सर्कम की, पिनाइल साइजेज़ हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्कम तो नहीं है, वेब पिनस तो नहीं है, साइज़ अच्छा है, यू कैन गो फॉर आफ्टर 24 आवर्स, 48 आवर्स, ओके। 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने। जॉन्डिस नहीं है तो आप फ़ौरन करा लें, जॉन्डिस है तो थोड़े दिन रुक के करा लें, जॉन्डिस ठीक हो जाए फिर करा लें। राइट। तो गो टू अ गुड जो माहिर हो इसमें, हाँ। तो और उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी Yes. जिसकी रिपोर्टेशन अच्छी हो, जवाब देने वाले लोग हों, क्योंकि देखें इसमें पेन और किराए तो रहता है, हाँ, obviously साथ में बच्चा। ब्लीड होने के चांसेस भी होते हैं। बैकअप टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्ज करो एक सरकम कर ली, फ्यू आवर्स पे ब्लीड कर गया, या तो आपके पीछे बैकअप टीम हो। अगर फर्ज करो उस वक्त कंसल्टेंट नहीं मिल रहा, तो आपकी बैकअप टीम इतनी स्ट्रांग हो कि बाद में अगर स्टिच करना है तो स्टिच कर दे, क्योंकि स्टिच मेथड ही दूसरा मेथड है। तो समटाइम्स इंटरनली कभी कभी जब हम ओटी में जब सर्जरी कर रहे होते हैं तभी ब्लीड कर जाए, तब भी हम स्टिच करते हैं, रिंग लगाने की जगह स्टिच करते हैं। रिंग इज़ द मेथड, और सेकेंडरी मेथड जो है स्टिच है। ऐसे ही अगर कोई ब्लीड कर जाए ड्यू टू बिकॉज ऑफ सम एनी रीजंस, या तो रिंग और थ्रेड कभी कभी सूट नहीं करता, जैसे कि हम कोई कपड़ा पहन लेते हैं, कान आप लोग चिदवाते हैं, सूट नहीं करती, राइट। ऐसे रिंग भी आउटसाइड मटीरियल है, सही। सूट नहीं करता, ब्लीड कर जाता है। राइट। वही रॉन्ग कॉन्सेप्ट किसी किसी का होता है, उस पर शाउट करना शुरू कर देता है। वही प्री काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। कि वही जो
अच्छा अक्लमंद आदमी हो, डॉक्टर हम्म। कंसल्टेंट होगा, वो सब Who पहले knows how to प्री talk to it. काउंसलिंग करेगा, उसके बाद वो सरकम करेगा, तो सही। फिर वो शाउटिंग भी नहीं होती और लड़ाई झगड़े भी नहीं मेंटली होते। प्रिपेयर्ड होती हैं मेंटली both the प्रिपेयर करना parties. बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सरकम की दूसरी वजह जो है, थैलेसीमिया अगर हो, लड़के को हेमोफीलिया हो, वॉन बिलिविडेंट हो, वो भी ब्लीड कर जाते हैं। तो उसके कुछ डायरेक्टली हम टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन जब फर्स्ट दफ़ा ही ब्लीड हो गया तो हम टेस्ट पे भी जाते हैं और फिर स्टिच करते हैं। Hmm. वो सेकंड मेथड है। Do your आप research and go to डू the right डू योर person. रिसर्च। मैं and हमेशा go कहता हूँ डू योर रिसर्च। रिसर्च करके आज आपने मुझे इधर बुलाया है, बिल्कुल। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट कि Yes. आपका डॉक्टर जिसके पास आप जा रहे हैं वो ऑनेस्ट कितना है, हम्म, हम्बल कितना है, टाइम कितना दे रहा है, उसकी डायग्नोसिस कैसी है और बिल्कुल। फिर ट्रीटमेंट कैसी बना के दे रहा है। ये 5 चीज़ें इज सही। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन का आज हमें एक ओवरलोड दिया है, दैट वुड बी श्योरली बेनिफिशियल फॉर सो मैनी मदर्स एंड फादर्स वाचिंग अस टुडे। तो जज़ाक अल्लाह खैर, आपका जो आपकी जो very much, सदका जारिया की नीयत है वो इंशाल्लाह पूरी ज़रूर होगी। आई होप आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी बढ़ाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम फैला सकें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।